गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पुष्प के मादा जनन अंग के बारे में जानकारी दी तथा उसके विभिन्न भाग के बारे में आपको बताया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पुष्प का मादा जनन भाग जो है वह स्त्री केसर होता है, जिसे सम्मिलित रूप से हम जायांग या पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, तथा ये 3 संरचनाओं से बना है। इसके मुख्यतः 3 भाग होंगे: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ओवरी के अंदर बीजांड की संरचना को देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड की कैसी संरचना होती है और इससे रिलेटेड कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मादा युग्मक का निर्माण होगा, क्योंकि मादा युग्मक का निर्माण जो है वो बीजांड के अंदर ही होगा, तो इससे संबंधित सारी संरचनाओं को जानना समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको प्रारूपी पुष्प बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है आपके फ्लावर का। तो हमें देखना है यहाँ से, ये हो गई ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ये इस तरह से ये ग्रीन संरचना दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे लेबल भी किया गया है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक है, तो ये अंडाशय है, इसके अंदर इस प्रकार से बीजांड पाया जाता है। जो आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एक ऊतक एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से यह अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे हम अपरा या प्लाजेंटा कहते हैं या बीजांडासन कहते हैं। ये कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, हमें पढ़ना है ये बीजांड की संरचना। चलिए शुरू करते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहला देखिए बीजांड। तो बीजांड अगर हम इसकी स्थिति देखें कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पाया जाएगा, तो ये अंडाशय के भीतर स्थित है। आपने चित्र में भी देख लिया। अब इसकी संख्या, यानी किसी भी अंडाशय में इसकी संख्या 1 भी हो सकती है, 1 से कई अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, आम हो गया, इन सभी में बीजांड की संख्या 1 होती है। तथा अगर हम पपीता देखें या टमाटर देखें, इनमें कई सारे बीजांड होते हैं इनके अंडाशय में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बीजांड ही वह रचना है जो निषेचन होने के बाद, यानी जब फल बन जाएगा तो यही बीजांड बीज में बदल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें एक ही बीज होता है, यानी कि एक ही बीजांड जो है वो किस में बदला है, आपके बीज में बदल गया है। तो उसी आधार पर आप पहचान सकते हैं किसमें कितना एक बीजांड है, किसमें 1 से अधिक बीजांड रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बीजांड को यानी ओव्यूल को कई नाम से जानते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है, क्योंकि जो मादा युग्मक जिस रचना के अंदर बनेगा उसे हम कहते हैं आपका गुरु बीजाणुधानी। साइज में बड़ी होगी, जो आपका गुरु बीजाणु है साइज में बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं, यानी बीजांड ही वह रचना है जिसके अंदर क्या बनेगी, गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर। इसी मेगा स्पोर यानी इसी गुरु बीजाणु के अंदर क्या बनेगा, अंततः लास्ट में हमें भ्रूण कोश प्राप्त होगा, जिसके अंदर मादा युग्मक यानी अंड कोशिका होगी। ठीक है, तो आप यह जान लीजिए कि बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अब ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, इसी के अंदर हमारी रचना बनेगी गुरु बीजाणु मेगा स्पोर। ठीक है, और इसी गुरु बीजाणु जो है, यही गुरु बीजाणु आगे चल करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, यानी कि वह भ्रूण कोश में क्या मिलेगा, हमें मादा युग्मक अंततः प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम देख लीजिए, इसमें सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वही चीज़ें हमने नीचे जो है पॉइंट वाइज लिखी है। तो सबसे बाहर देखिए, ये इस प्रकार से आपको आवरण दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये दोनों आवरण जो हैं, एक है बाहर वाला आपको दिख रहा है, एक क्या है अंदर वाला दिख रहा है। तो ये रचनाएं जो हैं, जो बीजांड को बाहर से कवर करके रखती है, ढक के रखती हैं, उन्हें आवरण कहते हैं, अध्यावरण। ठीक है, इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण कौन सी रचना है, जो बीजांड को क्या करती है, बाहर से ढक के रखती है। तो ये 2 होती हैं।
तो दो के आधार पर बाहर वाले को हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं इसे, और जो अंदर होती है उसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर मीन्स बाहर, और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार से, यहाँ पे दो भाग हैं। ठीक है, तो जहाँ पे अध्यावरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अध्यावरण जो है, ये जो दो परतें हैं, दो आवरण है, यहाँ पर नहीं है, यानी अनुपस्थित हैं। तो बीजांड का वह भाग जहाँ पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। आप देख सकते, समझ सकते हैं कि बीजांड द्वार वह स्थान है जहाँ पर बीज, आप बीज देखते होंगे जहाँ से पानी प्रवेश होता है किसी भी बीज में। तो बीजांड द्वार में क्या होगा, अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। यहाँ देखिए अध्यावरण नहीं है, यानी यहाँ पे ये ढके नहीं है और ये खाली स्थान है। इसी का अपोजिट स्थान देखिए, बीजांड द्वार के ठीक पीछे ये वाला स्थान जो हुआ इसे हम निभाग कहते हैं, चैलिजा। ठीक है, बीजांड द्वार को इंग्लिश में माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपका जो माइक्रोपाइल एंड है या बीजांड द्वार है, यहीं से आपकी परागनलिका भ्रूणकोश में निषेचन के लिए प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये गोल रचना बीच में दिख रही है, ये बनना है, इसे कहते हैं आपकी भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। इसी के अंदर आपकी अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, पुष्प में मादा युग्मक का नाम अंड कोशिका है। ठीक है, तो ये अंड कोशिका है, ये कहाँ बनेगी, भ्रूणकोश के अंदर। और भ्रूणकोश का निर्माण किससे होता है, गुरु बीजाणु से। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कई सारी कोशिकाओं का समूह दिख रहा होगा आपको, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं बीजांडकाय। ठीक है, तो बीजांडकाय जो होता है वह रचना जो कि मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। मुख्य रूप से इसका कार्य होता है कि विकसित होते हुए भ्रूणकोश को क्या करते हैं, भोजन देने का काम करती है। इसका कार्य है ये पोषण देंगी। अगला देखिए, ये जो रचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं बीजांड वृंत, यानी एक डंठल के समान, वृंत के समान रचना, जो कि कह सकते हैं बीजांड को कह सकते हैं अपरा से जोड़ती है। अपरा आपको बता दी वह रचना है जिसके माध्यम से बीजांड जो है वो अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो बीजांड वृंत जो है वह रचना है जो बीजांड को किससे जोड़ रही है, आपकी अपरा से। तो ये बीजांड वृंत हो गई। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत बीजांड से, ये पूरी रचना आपकी बीजांड है, ठीक है, इससे जुड़ा होता है, उसे कहते हैं नाभिका। तो नाभिका कौन सी रचना होगी, बीजांड जहाँ पर बीजांड वृंत से अटैच रहता है, जुड़ा होता है, उस रचना को, उस स्थान को हम नाभिका कहते हैं। अब द्विबीजपत्री पौधे में क्या होता है, एक चीज़ और है, बीजांड वृंत कुछ दूरी तक क्या होता है, ये बीजांड से जुड़ा रहता है। तो जहाँ तक जुड़ा रहता है वहाँ पे एक निशान होता है, उसे हम कहते हैं रैफी। रैफी वह स्थान होगा बीजांड वृंत कुछ दूरी तक बीजांड से जुड़ा रहता है, जहाँ पर इस प्रकार से निशान होता है, जिसे रैफी कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये यही चीज़ें नीचे एक्सप्लेन की गई। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भाग आपका आ गया बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल, इसके इंग्लिश टर्म है फ्यूनिकल। तो प्रत्येक बीजांड जो है, अपरा आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अपरा या बीजांडासन दूसरा नाम है, या हम इसे इंग्लिश में प्लाजेंटा कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड जो होता है अपरा या बीजांडासन से जिस पतले वृंत जैसी रचना से जुड़ा होता है, इसकी बात हो रही है, ये रचना जुड़ा होता है, उसे हम बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, ये रचना जो है ये इसको जोड़ने में मदद करेगी। ठीक है, अगला देखिए नाभिका। नाभिका आपको बता दिया, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से बीजांड जुड़ा होता है, उसे नाभिका कहते हैं। अगला देखिए बीजांडकाय यानी न्यूसेलस, इंपॉर्टेंट है। तो बीजांडकाय क्या होगा, बीजांड के अंदर यानी शुरुआत में एक यंग आप देखेंगे तरुण बीजांड जो है, यहाँ जो रचना हमने आपको जो डायग्राम बनाया है वो एक मैच्योर बीजांड का है जो लास्ट में बनेगा, लेकिन शुरुआत में किसी भी बीजांड को देखेंगे तो इतनी रचनाएं, इतनी संरचनाएं आपको भ्रूणकोश ये सभी नहीं दिखाई देंगी। इसके पहले क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिन कोशिकाओं को हम मृदुतक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से बीजांडकाय जो होता है यह एक कह सकते हैं मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर उसे हम
बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं। इसका उपयोग पोषण के लिए होता है, आपको बता दिया। तो शुरू में कोई भी बीजांड जो होता है इस प्रकार से कोशिकाओं, मृदुता कोशिकाओं से बनी हुई संरचना से भरा होता है, उसे ही हम आपको बीजांडकाय कहते हैं। आगे अध्यावरण आपको बता दिया। अध्यावरण में भी कुछ खास बातें हैं। अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट, इनके आवरण, बीजांड का आवरण समझ सकते हैं इस तरह से। तो प्रत्येक बीजांड में या तो एक या तो दो आवरण होते हैं, किसी किसी में तीन भी होते हैं, ठीक है, अपवाद। तो आप देखिए जो नॉर्मल स्थिति है उसमें क्या होगा, प्रत्येक बीजांड में या एक या दो आवरण होते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर जो बाहरी आवरण होगा उसे बही आवरण या आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, और अंदर के आवरण को हम अंतः अध्यावरण कहेंगे, जिन्हें हम इनर इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक खास बात कि ये दोनों जो आवरण होते हैं, जब बीज बन जाता है यानी निषेचन हो गया, फल बन गया, फल के अंदर बीजांड पूरा बीज में बदल गया, तो यही जो अध्यावरण है यानी ये जो इनकी दोनों आवरण है ये बीज के आप कह सकते हैं बीज चोल में बदल जाते हैं, ठीक है। छिलका जिसको हम कहते हैं, सीड कोट, किसी भी बीज का जो छिलका होता है वो यही अध्यावरण होते हैं जो निषेचन के बाद बदल जाते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होगा, ये सुरक्षा करते हैं, बीज की सुरक्षा करते हैं। किसी भी बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है जिसको बोने पर हमें नया पौधा प्राप्त होता है, तो ये उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके अंदर जो भी भाग है उनकी सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादातर जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें दो आवरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए खास बात है लीची की, अरंडी की और जायफल जैसे पौधे, इनमें तीन अध्यावरण मिलते हैं, दो के बजाय तीन मिलेंगे, ठीक है। अब जो लीची में खाने योग्य भाग होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है जिसे हम एरिल के नाम से जानते हैं, यानी लीची में जो गूदेदार भाग हम खाते हैं उसके फल में वह क्या होता है, वो तीसरा अध्यावरण खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दो आवरणों वाले बीजांड को हम द्विअध्यावरणीय बीजांड कहेंगे। तो जिसमें दो आवरण है उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहेंगे। इंग्लिश में हम कहते हैं बाईटैगमिक। टैगमिक शब्द जो है वो आवरण के लिए इस्तेमाल हुआ है, और बाई मीन्स होता है टू, तो दो आवरण मिल रहे हैं तो हम इसे द्विअध्यावरणीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कि ऐसे बीजांड जिनमें एक ही आवरण मिले बाहर में तो उसे हम कहेंगे आपके एक अध्यावरणीय या यूनिटैगमिक। यूनि मीन्स होता है वन, यानी एक, तो एक ही आवरण मिल रहा है आपका तो उसे हम कहेंगे यूनिटैगमिक बीजांड या एक अध्यावरणीय बीजांड। एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण में कि ये आपके सूरजमुखी है, गेंदा है, इन सभी में एक ही आवरण पाया जाता है, यानी यहाँ आपको दो आवरण नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। अगला देखिए, द्विअध्यावरणीय बीजांड ज़्यादातर द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे कैप्सुला जो पौधा है इसमें। अब कुछ खास बात, कुछ ऐसे भी आपके बीजांड होते हैं जिनमें कोई भी आवरण नहीं मिलता बाहर में, यानी आवरण रहित होते हैं। आवरण रहित आपके एटैगमिक बीजांड कहलाते हैं, यानी लॉरेंथस हो गया, चंदन का हो गया, ठीक है, तो ओलेक्स जो हो गए, इन सभी में क्या होता है, इनमें कोई भी ना तो बाह्य आवरण मिलता ना अंतः आवरण, यानी इन जो पौधे हैं इनके बीजांड में कोई भी आवरण नहीं मिलता, आवरण अनुपस्थित हैं, तो एटैगमिक जो है शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। बीजांड में जो है वो आवरण रहित हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजांड द्वार। डायग्राम से देखिए, यहाँ जो आपको बीजांड दिख रहा है ये घूम गया है, ये स्थिति क्या होगी, ये ऐसा सीधा होगा, ये जो आपको दिख रहा है बीजांड द्वार वाला भाग ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी आप अगले लेक्चर में बीजांड के प्रकार देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं सीधा होता है, कहीं पे घुमा हुआ होता है। तो ये जो है सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं, जिसके डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ज़्यादातर इसी प्रकार के जो द्विबीजपत्री पौधे हैं वहाँ उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ज़्यादातर 82% जो पौधे हैं उनमें इसी प्रकार का जो है बीजांड मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सामान्य स्थिति क्या है, ये बीजांड जो है ये वाला द्वार ये ऊपर की ओर होगा, और जो आपका निभाग वाला भाग है ये इसका आधार है नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो इसी से समझिए इस आधार पर बीजांड काय के आपका बीजांड काय ये हो गया, इसके
एपेक्स यानी अग्रभाग पर आवरण नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको आगे वाला भाग माना है, ये ऊपर होना चाहिए, क्योंकि घूम गया है तो ये नीचे आ गया है। ठीक है, बीजांड द्वार घूमने की वजह से नीचे आ गया। तो अगर हम इसको अग्रभाग माने तो ये आपका बीजांड काय के जो अग्रभाग में हम देखें वहाँ पे आवरण नहीं होता और वहाँ एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो यह वह स्थान है जहाँ पर आपके आवरण अनुपस्थित होते हैं और वहाँ एक छोटा छिद्र बन जाता है। इसका कार्य क्या है? पराग नली इसी द्वार से भ्रूणकोश में, ये आपका भ्रूणकोश है, इसी द्वार से क्या होगी? भ्रूणकोश में प्रवेश करके निषेचन करेगी। 2 नर युग्मक यहीं पे निषेचन करेंगे। अगला देखिए, निभाग आपको बता दिया कि बीजांडकाय का आधार वाला भाग, इस डायग्राम को देखिए, ये वाला, ये नीचे रहेगा, ऐसा होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? निभाग कौन सा भाग है? ये बीजांडकाय का आधार माने नीचे वाला भाग, बेस जो होता है उसे आधार बोलते हैं। ठीक है, वाला भाग होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उल्टी दिशा में जो स्थान होगा वो क्या कहलाता है? निभाग या चैलिज़ा। ठीक है, अगला देखिए भ्रूणकोश, ये खास है, इसको समझिएगा अच्छे से क्या क्या कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि हमें ये तो मैंने आपको एक परिपक्व बीजांड की संरचना दी है जो लास्ट में बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। ये आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा। ये बीजांड काय है, इसमें ये थैली जैसी रचना है। ये पूरी रचना को हमने लार्ज करके नीचे के डायग्राम में शो किया। ठीक है, तो ये आपका भ्रूण कोश है। ठीक है, ये इस प्रकार से गुरु बीजाणु से इसी प्रकार का भ्रूणकोश बनना होगा। तो ये आपका बीजांड काय है, इसी के अंदर क्या मिलता है? आपका भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश। ये इसके मध्य में मिलेगा, बता दिया डायग्राम में, आपने देखा पिछले डायग्राम में। तो ये कैसी है? एक थैली जैसी रचना है जिसे हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ? गुरु बीजाणु से, मेगा स्पोर से। ठीक है, मेगा स्पोर में विभाजन होगा और अंत में हमें यह रचना प्राप्त होगी। अब इसमें जितनी डायग्राम है इसको डिस्कस कर लेते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होंगी। ये जो चैलिज़ा लिखा हुआ है ये निभाग वाला भाग है। माना कि ये अगर निभाग वाला भाग है तो निभाग वाले भाग के तरफ जो 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों को हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो ये किधर होंगी? निभाग वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। आपको नाम याद रखने, बायोलॉजी में टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। समझिए, उसी आधार पे आप लिख सकते हैं अपने से। नेक्स्ट देखिए, भ्रूणकोश के मध्य में, ये सेंटर में अब आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक मिलेंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग आपको कोशिकाएं मिलेंगी, इन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई, ये आपको बना हुआ है डायग्राम बीच में, यानी भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं हैं जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए बीजांड द्वार की ओर, यानी ये वाला जो द्वार है जहाँ पे आपके अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ आपको 3 सेल्स मिलेंगी, 3 कोशिकाएं मिलेंगी। तो 2 का नामकरण आप देखिए, इन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड्स या हम इसे कहते हैं सहायक कोशिका। तो 3 में जो 2 होती हैं ये क्या होती हैं? सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक होती है इन्हें अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल, यही मादा युग्मक होती है। ठीक है, तो पुष्प में मादा युग्मक ये है अंड, जो कि भ्रूणकोश के अंदर होती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो भ्रूणकोश बना है इसकी हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी है, क्योंकि गुरु जो बीजाणु है वो कैसा होता है आपका? ये आपका अगुणित होता है, यानी n होते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु में, क्योंकि ये जो आपकी ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनेगा आपका गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु के निर्माण के बाद आपका ये भ्रूणकोश बनता है। तो इसमें जितनी भी आपकी कोशिकाएं अभी मैंने बताई सभी आदि गुणसूत्र वाली होंगी, क्योंकि आप जानते हैं लैंगिक जनन में जो लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं जिनका निषेचन होना होता है वो अगुणित होती हैं, आधे गुणसूत्रों वाली होती हैं। ठीक है, तो ये सभी कोशिकाएं कैसी होंगी? आधे गुणसूत्रों वाली।
तो ये पूरी की पूरी हो गई आपकी बीजांड की संरचना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बीजांड के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद हम आपकी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है, ये रचना कैसी बनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।